Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to talk about apartheid thinking from giving offense essays on censorship by J.M. Coetzee. Before starting the explanation, let me first clarify the meaning of censorship to all of you. Censorship का मतलब होता है कि किसी के आइडियाज़ को या किसी की कला को, जैसे कला में आप कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, किसी की कोई पोइट्री में अच्छा है या किसी के अंदर कोई और टैलेंट है, तो किसी के आइडियाज़ या किसी का कोई भी टैलेंट को अगर आप सप्रेस कर दें या बैन कर दें, उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम ना दे बंदे को, इंडिविजुअल को, तो उस चीज़ को हम लोग सेंसरशिप कहते हैं। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसा करती है तब हम सेंसरशिप वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा ऐसे है इसमें J.M. कॉटेज़ी ने ये डिस्कस किया है कि जो राइटर्स होते हैं वो कभी कभी कंट्रोवर्शियल थिंग्स लिख देते हैं। कंट्रोवर्शियल थिंग्स मतलब, कंट्रोवर्शियल से मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जिसमें सब लोग अग्री ना करें, डिसअग्रीमेंट हो, या फिर वेरिंग ओपिनियंस हो। वेरिंग ओपिनियंस मतलब हर एक का अलग अलग ओपिनियन हो, ओपिनियन वैरी करे, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो, कभी कुछ ऐसी बात रख दे। तो जो राइटर्स कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखते हैं उनको सेंसरशिप फेस करनी पड़ती है, मतलब उनके चीज़ों को कभी कभार बैन कर दिया जाता है। तो उस बारे में ये पूरा ऐसे है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी समरी का एक्सप्लेनेशन। ध्यान से समझिएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं इसमें। अगर आप इतना पढ़ के चले जाओगे एग्ज़ाम में तो आप एक अच्छा आंसर लिखने के काबिल बन जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। Giving Offense Essays on Censorship is a book by J.M. Coetzee comprising several essays। ये J.M. Coetzee ने एक बुक लिखी है जिसमें बहुत सारे एसेज हैं और बुक का नाम क्या है? Giving Offense Essays on Censorship। This book explores how writers who say controversial things can face opposition। इस बुक में किस बारे में बात की है कि जो राइटर्स कंट्रोवर्शियल थिंग्स लिखते हैं उनको कैसे ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है, मतलब कैसे लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। फ्रॉम रीडर्स समटाइम्स लीडिंग टू सेंसरशिप और हार्म, जो लोग पढ़ते हैं कभी कभी वो भी, और जिससे कि क्या होता है, सेंसरशिप या फिर हार्म हो जाता है उनका वर्क, सेंसरशिप फेस करनी पड़ती है। फोकस ऑन साउथ अफ्रीकन राइटर्स। Coetzee looks at South African writers like Breitenbach and Andre Brink, who faced censorship during apartheid, a period of racial segregation in South Africa। तो कॉर्सी ने एग्जाम्पल दिए हैं कोई दो, मतलब ये दो साउथ अफ्रीकन राइटर्स के नाम हैं, एक तो ब्रेटनबैक, दूसरा एंड्रे ब्रिंक। ये जो राइटर्स हैं इन्होंने कैसे सेंसरशिप फेस की अपार्थीड के टाइम पे। अपार्थीड का मतलब होता है कि रेशियल सेग्रीगेशन का एक पीरियड था साउथ अफ्रीका में। रेशियल सेग्रीगेशन मींस आपके फिज़िकल फीचर्स, जैसे कि आपका स्किन कलर हो गया या आपके हेयर टेक्सचर हो गया, कुछ भी आप दिखने में कैसे हो उसके बेसिस पे अगर आपके साथ भेदभाव किया जाए या आपको सेपरेट कर दिया जाए किसी कम्युनिटी से, उस चीज़ को रेशियल सेग्रीगेशन कहते हैं। तो अपार्थीड मतलब स्किन कलर की वजह से, गोरा या काला, इसकी वजह से दो ग्रुप्स को सेपरेट कर दिया गया था साउथ अफ्रीका में। उस टाइम ये पीरियड चल रहा था और उस समय ही ये जो दो राइटर्स थे इनको सेंसरशिप फेस करनी पड़ी थी उस पीरियड में जब अपार्थीड का टाइम था, मतलब जब रेशियल सेग्रीगेशन हो रहा था। फिर साइकोलॉजी ऑफ सेंसरशिप। Coetzee analyzes the psychological aspects of censorship in South Africa, showing the connection between writers and censors who tried to silence them। अब जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, देखिए, जो जैसे अगर किसी को सेंसरशिप फेस किसी ने की है, मतलब उसको अपनी बात कहने का पूरा हक नहीं मिल पाया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आप जो कहना चाहते हो आपको फ्रीडम है वो चीज़ एक्सप्रेस करने का, लेकिन अगर आप सेंसरशिप हो जाती है तो आप अपनी चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो जब आप अपनी चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आपको साइकोलॉजिकली भी फ़र्क पड़ेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपका पर्सनल डेवलपमेंट रुकेगा, आपको स्ट्रेस होगी और एंजाइटी भी होगी। स्ट्रेस एंजाइटी क्यों होगी? क्योंकि आपको इस चीज़ का डर रहेगा कि यार मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं लोग कहीं बैन ना कर दें, इस चीज़ का पनिशमेंट का भी डर रहेगा कि गवर्नमेंट ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे।
तो उसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी, तो ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे सेंसरशिप के, ये भी कॉट्सी ने अपने ऐसे में डिस्कस किए हैं. उसके बाद ऑथर्स एंड सेंसर्स, ही एग्जामिन्स दिस रिलेशनशिप बिटवीन राइटर्स एंड सेंसर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इवन सेलिब्रेटेड ऑथर्स लाइक एलेक्जेंडर सोहिस्टिन became controversial due to their writings tying them closely to the societies they criticize. मतलब कॉट्सी ने ये भी डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड ऑथर्स, यानी बहुत फेमस और बहुत प्रोमिनेंट अच्छे खासे जो ऑथर्स थे, उन्होंने भी सेंसरशिप को फेस किया है और लोगों ने, सोसाइटीज़ ने उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है. फिर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, कॉट्सी बुक एक्सप्लोर्स द इंट्रिकेट कनेक्शंस बिटवीन राइटर्स, censors and society, revealing the complex dynamics of censorship and its impact on literature. तो कॉट्सी की बुक में जो इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, इंट्रिकेट मतलब जो इंटरकनेक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन राइटर्स हो गया और सेंसर्स हो गया, जिन्होंने लिखा और जिन्होंने उस चीज़ को बैन किया, सेंसर्स और सोसाइटी, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिवील किया है. और सेंसरशिप का लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब क्या असर होता है, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस किया गया है ऐसे में. देन फोकस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस ऐसे में. द बुक डेल्स इनटू द चैलेंजेस फेस बाय इंडिविजुअल्स व्हेन देयर क्रिएटिव वर्क्स आर कंसिडर्ड ऑफेंसिव और कंट्रोवर्शियल बाय सोसाइटीज़ और अथॉरिटीज़. ये जो बुक है, इस बुक में जो चैलेंजेस इंडिविजुअल्स ने फेस किए, क्योंकि उनका जो कोई भी क्रिएटिव वर्क था उसको बैन कर दिया गया, तो ये एक तरह से उन्होंने चैलेंज फेस किया, उनके साथ गलत हुआ. तो कैसे लोगों ने चैलेंजेस, मतलब राइटर्स ने चैलेंजेस फेस किए और उनके क्रिएटिव वर्क्स को कैसे बैन कर दिया गया, उन सब बारे में बात की गई है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी फोकस किया गया है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिविटी. तो इसमें यही बताया गया है कि अगर वो कोई आपके काम को कोई बैन करा देता है या सेंसरशिप उस पर लग जाती है, तो कैसे आपकी क्रिएटिविटी रुक जाएगी. मतलब जब आप अपनी पूरी बात कहने का आपको फ्रीडम ही नहीं है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली फिर आप इतने क्रिएटिव नहीं हो पाओगे. आप हर चीज़ लिखने से पहले सोचोगे कि नहीं, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं मैं बैन हो जाऊँगा या नहीं, मेरी राइटिंग बैन हो सकती है या नहीं. तो क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है. फिर आप उतना खुल के अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उतनी क्रिएटिवली भी नहीं लिख सकते हो कोई चीज़. Then tension between expression and constraints. तो कॉट्सी highlights tension between the need for artistic expression and the societal constraint imposed by censorship. तो कैसे लोगों की कला है जो आगे आनी चाहिए और कैसे सोसाइटी उस चीज़ को कंस्ट्रेंट कर रही है, मतलब उसको बांध के रख रही है. तो इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो रिफ्लेक्ट की गई है. देन रिफ्लेक्शन ऑन एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसरशिप. एथिकल मतलब हो गया कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग व्हेन डिसाइडिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. जैसे कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, जब आप ये डिसाइड करते हो कि अच्छा ये सही है और ये गलत है, तो ये इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती. तो उन सब वाले एस्पेक्ट्स पे, और मॉरल एस्पेक्ट्स इन द सेंस कि आप जैसे इंडिविजुअल्स और सोसाइटी पे सेंसरशिप का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर हुआ, तो उस बारे में भी बात हुई है. तो वो मॉरल एस्पेक्ट हो गया सेंसरशिप का. एथिकल और मॉरल दोनों एस्पेक्ट्स पे रिफ्लेक्शन हुआ है. फिर लास्ट में क्वेश्चन किया गया रोल ऑफ सेंसरशिप का, कि आखिर सेंसरशिप की ज़रूरत ही क्या है, वाई देयर इज़ सेंसरशिप, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंसरशिप. इस बात पे सवाल उठाए गए. कॉट्सी वर्क प्रॉम्प्ट्स रीडर्स टू क्वेश्चन द रोल ऑफ सेंसरशिप इन शेपिंग कल्चर एंड लिटरेचर. कल्चर और लिटरेचर को शेप करने में सेंसरशिप का क्या रोल है. फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन, जिससे कि इसकी इम्प्लीकेशन मतलब इसके क्या रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हुई है. ठीक है. सो आई होप आपको समरी समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही और इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक से रिलेटेड समरीज चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.